प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी? वो है कि अगर आपके पास इस तरह से है इस मॉडल का, मैंने कहा था कि इस मॉडल को आप लोग को बाद में, एक मिनट, एक तो लेट आती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि ये आप लोगों के पास मॉडल है y इक्वल्स टू axi प्लस b। अब ये वैसे मॉडल होता कौन सा है? बेसिकली रिग्रेशन मॉडल होता है, लेकिन आप लोगों ने इसमें देखना है इसका मतलब क्या है। बहुत रही है केवल इस तरह का है, क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर वेरिएबल में, ठीक है ना, वेरिएबल में अगर हम सपोज एक x से हम वेरिएबल शो करते हैं, x ऑफ i का मतलब आप लोगों को जस्ट पता है, यानी कि मेन वेरिएबल क्या है? x ऑफ i। अगर आप उसमें उस नंबर में, यानी कि x ऑफ i आपका कोई सा भी नंबर है ना, स्पेसिफिक नंबर है, उसमें आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो। a का मतलब क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ठीक है ना। आप लोगों ने किसी भी, हमारा जो मीन होगा डाटा का, सॉरी नंबर हो गया ना, डाटा हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, मैं एग्जांपल से समझा दूंगी, वैसे बस इसको देख लो। अटेंडेंस यहाँ मत सेंड किया करो, सबसे ज्यादा आप लोगों की क्लास तंग करती है इन चीजों में। एक बात को इतनी दफा आप लोगों को कहना पड़ता है, सबको आदत हो गई है, आप लोगों को आदत नहीं होगी। हम लोगों ने अगर किसी वेरिएबल को के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, और या फिर हमने साथ में अगर ऐड भी करते हैं, ठीक है ना, यानी कि किसी भी नंबर के साथ हम क्या करते हैं, हमारे पास डाटा पॉइंट है, उसमें हम साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर क्या होता है कि हम लोग कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो आप लोगों का क्या होगा, उसका जो मीन होगा वो, यानी कि उसको इस तरह के नंबर का मीन क्या होगा, मीन भी इसी फॉर्म में होगा, ठीक है ना, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मीन किसका आएगा, नंबर जो हमारे पास डाटा पॉइंट था उसका मीन आ जाएगा, साथ आपका वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई ही रहेगा, और फिर आपका वो प्लस ही रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सपोज हमारा क्या था कि मीन जो है हमारे पास डाटा क्या था, इसका क्या करेंगे, नॉर्मल मीन निकालो, इसको हम इनको x कह देते हैं, x ऑफ i हमारे पास। तो तीनों को जब हमने प्लस किया, 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है ना, तीनों x i इसको प्लस किया और डिवाइडेड बाय 3 किया, तो इसका मीन क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। मीन क्या आ जाता है आप लोगों के पास, 3 आ जाता है। तो अगर हम इन नंबर्स में कोई कांस्टेंट जो है ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी कि ये हमारे पास रियल था। अगर मैं कहती हूँ तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई, और डाटा को चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्म कर दे डाटा को। पहले हमारे पास डाटा ये था, अब हमने डाटा पॉइंट्स में तीनों में 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यार माइक बंद कर दो। तीनों नंबर को हमने क्या किया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तीनों हमारे वेरिएबल थे ना, इसको हमने जो भी पता है ना, वेरिएबल जो वेरी कर रहे होते हैं, डाटा पॉइंट्स जो हम स्टडी होते हैं, और कांस्टेंट हमने एक ही कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमने, जो चेंज नहीं होती, 2 से ही तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो डाटा ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाएगा। कौन से पेज पे हो, पेज नंबर बताना प्लीज। पेज का नहीं है, बस आप ये देख लो, यहाँ पे जो 58 पेज है, देर बाद आते हो तो ऐसे ही होना है। और यहाँ पे आया 10, अब इसका मीन निकालो तो क्या बनता है, इसको y से ट्रांसफॉर्म y हो गया, प्लस आपके पास मैम आप मैम आवाज नहीं आ रही। क्या होता है आप लोगों के पास, अपने माइक्स आप लोग ऑफ कर दो ना, ये आवाज वाला इशू भी सिर्फ आप लोग ही करते हो, सारी डिस्टरबेंस जो है ना आप लोगों ने मचाई है। हाँ जी, क्या किया हमने, ट्रांसफॉर्म किया डाटा को, तीनों वैल्यूज को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और अब आप लोग देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद डाटा क्या बन जाता है, 2 6 10। अब 2 6 10 का हमने मीन निकाला, तो हमारे पास क्या आएगा, हर बार तो आप हमने
क्या किया, जब हम डेटा पॉइंट्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन को भी हम लोग, यही बात हो रही थी ना कि मीन आपका क्या हो जाएगा, आप लोग का ये जो मीन था ना, अगर हमने डेटा पॉइंट्स को, हर डेटा पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मीन क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ये देखो, ठीक है ना, असल डेटा को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया था तो मीन का आंसर भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होके आएगा। ठीक है, ये बात कि अगर आप लोगों को इस तरह से आ जाता है कुछ कि ये डेटा हमें चाहिए मीन, ये तो आप लोगों ने करके देख लिया ना, अगर आप लोगों को आ जाता है मैम आपकी माइक, आवाज नहीं आ रही। और आइंदा मैंने ये जो बाद में ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, इनको भी नहीं मैंने एडमिट होने देना, ये इतनी देर में साथ साथ करवा रही होती है, साथ साथ इधर में ध्यान होता है। 135 आप लोग देखो कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, अब हमें कहा जाता है कि इसका मीन निकालना है, लेकिन किस तरह से मीन निकालना है कि आपने मीन निकाल लो इसका, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करो इनके मीन से, ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों ने मीन निकालना है। तो इसका जो फिर मीन आप लोग किस तरह से निकालोगे, फिर मीन क्या होगा, यानी कि डेट्स का मतलब है कि हमने अगर डेटा पॉइंट्स को 2 से, तो हमें करने की जरूरत नहीं है कि हम अलग अलग वैल्यूज को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें फिर हम आंसर निकालें कि मीन क्या आता है। हमें पता है कि अगर उन्होंने कहा है कि डेटा पॉइंट्स को, इसका उन्होंने मीन निकालने को कहा है, ये उस केस में है जब बड़ा आपके पास डेटा आ जाता है ना, जब छोटा है तब तो आप लोगों के लिए कैलकुलेट करना आसान है बहुत, लेकिन जब आप लोगों के पास हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप लोग क्या करोगे, तो हर नंबर को 100 होंगे ना पूरे, इतने ज्यादा डेटा पॉइंट्स को अगर आप लोगों ने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो हर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाओगे। आपको पता होगा कि अगर हमें कहा है कि हर डेटा पॉइंट को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज जो भी है आपके पास, उन सबको आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर वैल्यू को बैठ के 7 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। फिर आप लोगों को पता होगा कि मीन हम सिंपल निकाल लेते हैं और एंड पे क्या करेंगे, हम उसी मीन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को, यानी कि ये मैम ये आपको समझ नहीं आई, 7 के नंबर्स ऑफ आइटम्स है 7 ये। 7 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जरूरत पड़ती है डेटा पॉइंट से मल्टीप्लाई करने की, डेटा को मैम ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फिर हम उससे वैल्यूज का निकाल लेंगे, कोई भी आपके पास डेटा मैम होता, और 7 से अगर हमें ट्रांसफॉर्म किया था, हाँ जी, फिर बात तो करनी चाहिए, बोलो क्या मैम कहना ये है? जो 7 आप लेकर आई हैं ये नंबर ऑफ आइटम्स है। नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी कहाँ पर होगी? अगर कहा हुआ होगा आप लोगों को, आप लोग इस तरह से ना देखा करो, आप लोग फॉरन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने बैठ जाते हो, रियल लाइफ से बता रही हूँ कि अगर किसी डाटा को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ही कांस्टेंट से, किसी भी नंबर से, अपनी मर्जी के नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और वो चेंज नहीं होती, इसी वजह से वो कांस्टेंट होता है। मींस कि हर डेटा पॉइंट को सिर्फ उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक को 3 से, एक को 4 से, एक ही नंबर ले लेंगे अपनी मर्जी का, उसको हम पूरे डाटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका मीन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, वो 7 टाइम्स ही होगा। मींस कि आपके पास डाटा पॉइंट्स है ना 5 6 8 10 सो ऑन 100 तक जा रही है, तो हम कहते हैं कि हमें डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम कह देते हैं कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, सो ऑन, जितना भी डाटा आपके पास है। तो इसका क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, हमें अगर कहते हैं कि कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई किया, मींस कि कांस्टेंट 3 ले रहे हैं ना, तो आपको हर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मीन निकालोगे, यानी कि मीन आप लोग निकाल लो कि जो भी आपका मीन आया था ना, ये ना यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आती है, सपोज 56 आती है, इस सब का असल डाटा का मीन जो है वो 56 आता है, तो हमें हमारे उसमें था ना कि हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे कि डाटा पॉइंट्स को करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्टली एंड पे बिल्कुल मीन सिंपल निकाल के एंड पे क्या करोगे, मीन से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी आंसर वही आएगा, मैम मल्टीप्लाई करके मैम मैम यार इधर हाँ जी, अब क्या हुआ,
मैम आपसे पूछना था, और हम कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं, मतलब 2, 5? आप लोगों को पेपर में नहीं आने वाला। अगर आप लोगों का क्वेश्चन ये है, आप लोगों को पेपर की पड़ जाती है, मैं रियल लाइफ सिनेरियो बता रही हूँ, पेपर से आप लोग बस रिलेट करना शुरू कर देते हो कि पेपर सही हो जाए। आप लोग को कांस्टेंट नहीं आने वाला। आप लोग को रियल लाइफ में अगर अपनी मर्जी से कांस्टेंट लेते हो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डाटा को चेंज करने के लिए, मींस बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, 2 फिर 2 फिर 4, मैक्सिमम वैल्यू बस इतनी है, हमें चाहिए बड़ा बड़ा डाटा चाहिए, तो फिर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 को आप लोगों ने 10 बनाना है तो सारी वैल्यूज को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे बड़े नंबर से, ताकि 10 20 40 थोड़ा सा बड़ा डाटा आ जाए। पर ये अपनी मर्जी से होती है ट्रांसफॉर्मेशन, जब हमने रियल लाइफ में अगर हमें जरूरत पड़े तब। अगर आप लोग को क्वेश्चन आ रहे तो कांस्टेंट गिवन होगा फिर, बस ये ओके बात। मैम। और फिर अगर हम वैल्यू को प्लस करते हैं, सपोज वही बात है कि यहाँ इवन मीन की प्रॉपर्टी है कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई की बात नहीं होती, डिवाइड और प्लस और माइनस चारों में ये काम हो सकता है। सपोज डाटा क्या था हमारे पास, 3 6 7 4 5। अगर हम कह देते हैं कि हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म इस तरह से करना है कि हर डाटा में मल्टीप्लाई करने के बजाय हम 5 को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना सपोज। तो हर डाटा पॉइंट को फिर आप लोग प्लस ना करने बैठ जाना, ये स्टेप जरूरी नहीं है। आप लोग क्या करोगे, हर डाटा में 5 को ऐड किया ना अपने, हम लोग सोच लेते हो कि ऐड कर रहे हैं, तो मीन इन्हीं वैल्यूज का निकालोगे जो आपके पास डाटा था। एंड में क्या करोगे, जो मीन आया था ना उसमें 5 ऐड कर दोगे, तब भी वही आंसर आएगा जो आप लोगों का डाटा को अलग अलग प्लस करने से आना था, ठीक है ना। यानी ये मीन की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि आप मीन में प्लस, अगर डाटा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी कांस्टेंट नंबर करते हो तो मीन भी क्या हो जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी आप लोगों ने काम किया होता है उसको आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो लिमिटेड सा डाटा है ना, इसमें तो आप लोग कर सकते हो +5 करके कैलकुलेटर पे आराम से। लेकिन जब डाटा आपके पास बहुत बड़ा आ जाता है, 500,000 में आ जाता है, और आप लोग उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, तो सपोज आप लोगों का क्या है, डाटा है 0.1 0.01 0.5 0.4 इस तरह का डाटा है अगर रियल लाइफ में, तो क्या करोगे आप लोगों ने, इसके डेसिमल खत्म करना चाह रहे हो कि डेसिमल खत्म हो जाए, तो अपनी मर्जी से कोई सा कांस्टेंट ले लोगे। ये कुछ नंबरों में तो डेसिमल रह जाएंगे, मतलब के पॉइंट्स रह जाएंगे, लेकिन कोशिश होगी कि ज्यादातर नंबरों के डेसिमल खत्म हो जाए। तो देख लोगे कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ज्यादातर नंबरों के डेसिमल खत्म हो जाए, थोड़े बहुत पॉइंट्स वाले रह जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप अपनी मर्जी से, हम रियल लाइफ सिचुएशन में अपनी मर्जी से कोई सा कांस्टेंट लेते हैं, तो ये अगर, और जो जिससे भी हम लोग मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करेंगे, मीन एंड में निकाल के उससे वही वाला काम कर देंगे। मीन्स अगर माइनस किया तो मीन में माइनस, यहाँ पे प्लस किया कोई कांस्टेंट सब वैल्यूज में, तो मीन में प्लस, मल्टीप्लाई किया तो फिर उसमें भी मल्टीप्लाई, इस तरह से होता है। ठहरो, ये सानिया नासिर आपका क्या रोल नंबर है? जिन बच्चों ने अटेंडेंस चैट में सेंड करने की आप लोगों को पड़ी हुई होती है, अपने नेम्स के आगे एक ही बात में रोज कर रही हूँ, उसका नहीं आप लोग कोई एक्शन। मैम हमारे T1 में स्टैट्स के कितने चैप्टर्स शामिल होंगे? 3 ही? हाँ जी, 3 साथ ही ऑफ कर दिया करो, म्यूट कर दिया करो। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या है कि अपनी आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको अपनी मर्जी से, कोई सा कांस्टेंट लेके चारों प्रॉपर्टीज को अपनी मर्जी से आप लोग कोई भी एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हो। और इसी तरह से मीन, मीडियन, मीन फॉर ग्रुप डाटा भी आप लोग ट्राई कर लेना। अब आगे आ जाओ, टाइम कितना है? 11:15। अच्छा अभी है 15 मिनट्स, ये हो सकता है। आगे आ जाओ आप लोग, ज्योमेट्रिक मीन है पेज नंबर 62। ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा पहले तो आप लोग ये देखो कि अब तक हमने जो काम किया है
हमारे पास क्या है कि हमने जो इस चैप्टर का नाम भी क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना, कि हम लोग इसमें क्या लोकेट करते हैं, सेंट्रल पॉइंट, डाटा का ऐसा पॉइंट जो डाटा को बैलेंस करे, दरमियाना पॉइंट होता है ना ऐसा जो डाटा को बैलेंस करता है, ठीक है ना, बिल्कुल जो डाटा को बैलेंस करे, इसी वजह से मीन को क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो हमारे पास ये पूरा चैप्टर क्या है, डाटा के सेंट्रल लोकेशन की मैयर है ना। अभी तक हमने एक मैयर पढ़ा है, इसके अलावा सिर्फ एक मैयर नहीं होता, और भी मैयर्स होते हैं, जिस तरह से अरिथमेटिक मीन है, एक मैयर वो है, एक लोग पढ़ोगे हार्मोनिक। यस मैम। आप लोगों ने मीडियन और मॉड का नाम सुना होगा, वो भी आप लोग पढ़ोगे, वो भी क्या होते हैं, वो भी डाटा के सेंट्रल लोकेशन को मैयर करते हैं, ठीक है ना। क्या है मैयर, किसके, सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी सेंट्रल पॉइंट कह लो, सेंटर लोकेशन कह लो, लोकेशन भी इसको कहते हैं मैयर ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन में कौन सी लोकेशन को चेक करता है, वो सेंटर को, ठीक है ना। तो डाटा का इस तरह से आप लोग बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब आप लोग ये आप लोग के पास सारा डाटा है, इस पे आप लोगों ने वैल्यूज, ढेर सारी वैल्यूज यहाँ पे आपके पास, ढेर सारी वैल्यूज आप लोगों के पास यहाँ पे है। तो आप लोगों ने वो सी सॉ देखा है ना, जो डाटा को बिल्कुल सेंटर पे बैलेंस कर रहा होता है, एक वेट यहाँ पे बैठता है, एक यहाँ पे बिल्कुल जो डाटा को बैलेंस करता है ना। ये आप लोगों ने बात नोट डाउन करनी है तो कर लो, इम्पोर्टेंट आप लोगों के जहन में, मेमोरी में बैठना चाहिए। फ्यूचर में आप लोग इस चीज के बहुत काम करोगे, आप लोग इकोनॉमिक्स में भी जहां पे भी चले जाओ, आप लोगों को इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग के जो बेसिक पॉइंट क्लियर हो तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट के क्या होता है कि क्लियर नहीं होते, कितने भी उसमें आ जाते हैं ना, बड़ी फील्ड पे आ जाते हैं, बड़ी पोस्ट पे आ जाते हैं, वो उनको यही नहीं पता होता कि मीन बेसिकली होता क्या है ना। अच्छा, अब एक और चीज देखो आप लोग थोड़ी सी, उसको मैं जस्ट अभी इतना सा बता रही हूँ, उसके बाद ना उसका काम है फोर्थ चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस वजह से वो आप लोगों की जो डिटेल से समझाऊंगी ना आपको, फोर्थ चैप्टर में जब करवाने लगूंगी तब करवाऊंगी। अभी जस्ट आप लोग इतनी सी बात समझ लो और थोड़ा सा देख लो इस चीज को, कि मैं मतलब अगर समझ नहीं आती ना, बस थोड़ा सा समझ लो इस बात को, कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जहन में बैठ जाए आपके, ताकि जब आप लोगों को रिपीट करवा रही हूँ तो आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है ना। तो जस्ट इतनी सी बात है कि फोर्थ चैप्टर के लिए बता रही हूँ कि जो आपका मीन है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, एन पे ना। यानी कि अब मैं आपको बात करी थी ना कि लोगों को ये नहीं पता होता कि मीन है क्या। एक तो ये बैलेंसिंग पॉइंट होता है जो डाटा को बिल्कुल दरमियान में, ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल उसके मिड में लाई कर रहा हो, और दूसरा ये कि मीन का ये भी होता है कि एक तो दरमियान में और पूरे डाटा की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, दूसरी बात ये उसका बैलेंसिंग पॉइंट हो, और तीसरा ये भी होता है मीन कि आप लोग उसको, यानी कि वो डाटा में होना ना होना जरूरी नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के टेस्ट के मार्क्स थे 7, किसी के थे 8, किसी के 9 और किसी के 10, बस इससे ज्यादा ऊपर नीचे कोई मार्क्स नहीं थे, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बस आप लोग के क्या है, यही पूरी क्लास में यही मार्क्स रिपीट हुए हैं। तो मीन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपका 8 हो, ठीक है ना। मीन आप लोग के पास क्या आ सकता है, 7.5 भी आ सकता है, जो डाटा को बस बिल्कुल इधर बैलेंस करे, ठीक है ना। यहाँ पे तो चलो 8, इस एग्जाम्पल को अगर सॉल्व करो तो मे बी 8 आंसर आता हो, लेकिन क्या है कि वैसे आपको सिर्फ बताने के लिए कि मीन क्या है, ऐसा पॉइंट होता है ना जो डाटा में होना ना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने बैलेंस करना है डाटा को, तो वो जरूरी नहीं है कि आपके डाटा में मौजूद हो, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, तो इस चीज को अक्सर वो लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि ये क्या। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोग क्या करते हो, सम ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि हमने सब डाटा को ऐड कर दिया, यानी सब डाटा को का कॉम्बिनेशन ले लिया, उसको कंबाइन कर लिया, ठीक है ना। इकट्ठा डाटा, सब इसकी सिंपल लैंग्वेज में क्या करेंगे, हम डाटा को कंबाइन कर लिए, सारा पूरा मिला के जो डाटा है वो किस पे डिपेंड करता है, एन पे, ठीक है ना। हाँ, एन पे डिपेंड करता है ना। नीचे हम लोग ये आप लोगों ने रेशियो जो डिवाइड में लिखते हैं वो क्या होती है, कि डिवाइड करता है कितने पार्ट्स में, एन पार्ट्स में। तो ये जो इसकी होती है ना, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। क्या होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को फोर्थ चैप्टर में आएगा, इसे कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और इसकी बाद में फिर आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। जस्ट इसका मतलब ये है कि आपका जो डाटा है ना, मीन का जो डाटा है सारा कंबाइन, पूरा ओवरऑल डाटा वो एन पे डिपेंड कर रहा है, और डिग्रीज ऑफ फ्रिक्शन नहीं,
बस इतनी बात आप लोग फिलहाल जहन में बिठा लो। 4th चैप्टर में फिर जब इसका डिटेल पढ़ोगे फिर आप लोगों को इस बात की क्लियर कट समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये था क्या। बस इसमें आप लोगों ने देखना पूरा डाटा जो है n पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, पूरे डाटा के नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिपेंड करता है। फिलहाल इतनी बात समझ लो, उसके बाद फिर इसकी मैं आप लोगों को, अच्छा उसके बाद आप लोग देखो कि हर तरह की सिचुएशन होती है ना हमारे पास जरूरी तो नहीं है कि एक ही तरह की सिचुएशन हो, डाटा हर तरह का सेम नहीं होता। आप लोगों का साइकोलॉजिकल डाटा डिफरेंट होता है, आप लोगों का मैथमेटिकल कोई भी आप लोगों की वो है। अब आप लोग देख लो कि इवन एक डाटा है जो प्राइसेस में है, प्राइसेस आपकी इस तरह से हो सकती हैं, रुपीस में भी हो सकती हैं, डॉलर्स में भी हो सकती हैं, किसी में भी हो सकती हैं आपके पास। इसी तरह से जो आपका ब्लड प्रेशर होगा और आप लोगों की जो होगी वो ग्लूकोज लेवल होगा वो किस में मेजर होता है, 165 1 ये हाई वैसे होता है। लेकिन एग्जांपल के लिए कि इतना आप लोगों की वैल्यूज वो अलग वैल्यूज है, ये आपकी क्या है, ये आपके पास डॉलर्स है, यानी कि ये अलग वैल्यूज है। हर डाटा डिफरेंट तरह का होता है ना, तो हमारे पास कुछ डाटा पॉइंट्स में भी आ जाते हैं 5.6 4.4, ठीक है ना। कुछ डाटा आप लोगों के पास परसेंटेजेस में भी आ सकते हैं 2% 5%, ठीक है। तो हर तरह का डिफरेंट डाटा है, तो आप लोग क्या करते हो कि हर तरह के डाटा पे मीन नहीं अप होता है। जब हम लोग एक किताब सबसे बेस्ट वैसे तो यूज हो सकता है, अगर आप लोग वैसे देखते हो ना तो काफी लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा जी मीन निकालना है, प्लस करो डिवाइड करो एन पे, बस यानी अरिथमेटिक मीन ही निकालते हैं। उनको याद ही अरिथमेटिक मीन होता है, इसके अलावा उनको याद नहीं होता, या फिर उनको ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा सुटेबल निकालना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा, जो सबसे ऐसा आंसर देगा जो वाकई डाटा की रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि हर जगह पे वही वही फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन उस केस में आता है जब आप लोगों ने परसेंटेजेस से डील करना, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, मे बी आप लोगों को रेट रेशियो की बात लिखी होगी, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कह देते हैं कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक हमारे लिए तब ये सूटेबल होते हैं। इसमें 3 चीजें आ जाती हैं, तो परसेंटेज 2% जैसे है। इसके अलावा परसेंटेज को अगर हम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करें, करना आता है कि डिवाइड कर देना 2/100 कर दें तो क्या बन जाएगा 0.02 बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। ये परसेंटेज है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। तो ये भी आप लोगों के पास इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि बात तो वही है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, उसमें कन्वर्ट कर दो, चीज एक है, चीज एक है आपके पास। तो आप लोग इसमें ज्योमेट्रिक मीन यूज करोगे। तीसरा आप लोगों के पास आप लोगों की कोई सी ये देखो, हाँ तीसरी इसी की एग्जांपल ले लो, रेशियो। रेशियोज के लिए जो है ना ज्योमेट्रिक मीन होता है, रेशियो ये भी तो रेशियो है, परसेंटेज की बात है ना। मेन जो है ना इसकी परसेंटेज से याद करने की आप लोग कर लो, फिर उससे आगे आप खुद ही निकाल लोगे कि परसेंटेज को हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं और प्रोपोर्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग का इस तरीके से आप लोग निकाल लेते तो इस तरीके के डाटा को आप लोगों ने। और इसके अलावा सिंपल अगर आप लोग रियल लाइफ में देखते हो, ये तो सिंपल स्टैट्स की लैंग्वेज में था ना कि परसेंटेजेस जहाँ पे आएंगी या रेशियो प्रोपोर्शंस जहाँ पे आएंगी वहां पे सूटेबल है कि आप बेस्ट परसेंटेजेस के लिए, प्रोपोर्शन के लिए अक्सर लोग अरिथमेटिक मीन को यूज कर लेते हैं, क्योंकि वही बात है कि वो सबसे मोस्ट पॉपुलर है, सबको उसका पता होता है। इवन जिन्होंने स्टैट्स नहीं भी पढ़ी हुई उनको मीन का पता होता है कि हमने सब वैल्यूज को प्लस करना है, डिवाइड करना है, इस पे हमारे पास एवरेज आ जाएगी। आप लोग देखो परसेंटेजेस ये है ना हमारे पास, तो परसेंटेज इंक्रीज, अच्छा एक मिनट, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के लिए आप लोग क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल सबसे बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि हमारी जो 2017 में जो है ना सैलरी थी किसी बंदे की 10,000 सपोज, ठीक है ना। उसके बाद 18 में हुई उसकी 2,000 बढ़ गई 12,000 हो गई, फिर उसके बाद 14 में हो गई, सॉरी 2019 में 14 हो गई, फिर उसके बाद 2020 में उसकी 16,000 हो गई। तो हर साल 2-2 हजार इंक्रीज हुआ है। तो हम कहते हैं कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, हमने उस चीज का एवरेज चेक करनी है कि मीन क्या है कि तकरीबन कितना इंक्रीज उसका, उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है। तो इस तरह के डाटा के लिए कौन सा मीन सुटेबल रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन, है ना। अब आप लोग को होपफुली समझ आ गया होगा। तो आप लोग देखो कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो। एक फॉर्मूले की शक्ल इस तरह से, जो मेन फॉर्मूला होता है ना जो बनाया गया था वो ये था कि सारी वैल्यूज का आप लोगों ने प्रोडक्ट लेना है, में जहां पर साइन नहीं होता, आप लोगों को पता होगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि जहां पर साइन नहीं होता उसका मतलब है कि वहां पे क्या है, मल्टीप्लाई।
दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर साइन नहीं है, अगर तो ऐसे है तो ये तो 54 नंबर है ना, अगर ऐसे है 5b तो मतलब 5 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस बात का आप लोगों को होपफुली पता होगा। x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में अक्सर डॉट का साइन भी लगाते हैं, है ना। जब दो ऑपोजिट चीजें हो तो उसके दरमियान डॉट लगा देते हैं, या नहीं भी कुछ लगाते हैं, या ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ठीक है ना। इन चीजों का पता है ना आप लोगों को। इस वही बात की साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दो ऑपोजिट चीजें सेम नहीं, ठीक है ना। दो ऑपोजिट में ये भी आ जाता है, ए और बी है तो ऑपोजिट, बेशक दोनों अल्फाबेट्स हैं लेकिन ऑपोजिट है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखो x1 x2 सो ऑन अप टू xn, तो आप लोगों ने बेसिकली इनको प्रोडक्ट लेके और जितने ये नंबर होते हैं ना उतना स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। इसको सिंपल दूसरी लैंग्वेज में आप लोग कह लो कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 3 है, चलो 3 की ले लो, 3 5 7, डाटा में 3 5 7 था, हमने यहाँ पे पुट किया 3 है ना, तो इसका क्यूब रूट लेंगे, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। ये सिंपल इसका फॉर्मूला है। और अगर आप लोगों के पास दो वैल्यूज है फिर आप लोगों का स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन जो कन्वीनियंट होता है ना, ये इसकी दूसरी फॉर्म इन्होंने निकाली हुई है, ज्यादातर यूज कौन सा करते हैं, वो वाला फॉर्म करते हैं। मेन फॉर्म इसकी यही वाली डिराइव की थी, लेकिन उसके बाद अगर आप इस यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, आप लोग फॉर्मूले पे फोकस कर लो, किसी ने देखना हो सॉल्व कैसे किया हुआ है वो देख सकता है, वरना इसकी फॉर्म क्या होती है, दूसरी फॉर्म है वो ऐसे निकाल लेते हैं, log g, इसका लॉगरिथम ले लेते हैं क्यों, nth रूट खत्म करने के लिए, है ना, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम इसका क्या ले लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम इसको log g, आपके पास क्या आ जाता है, इसका सब वैल्यूज को, डाटा वैल्यूज x होती है ना, सब वैल्यूज का log लेना है और फिर सम करना है डिवाइडेड बाय n, और n में आप क्या करोगे, g को, जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, लॉग इधर था ना, उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, यानी कि कैलकुलेटर पे आप लोग एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग किसका, इस टर्म का, समीशन लॉग ऑफ एक्स आई ओवर एन। और इसमें आप लोग को पता चल गया क्या करना है, हर वैल्यू का, हर डाटा पॉइंट का लॉग लेना है, उसका सम लेना है, एन से डिवाइड करना है, यानी अरिथमेटिक, बस इसमें लॉग की टर्म आ गई है, और एंड में उसका एंटी लॉग लेना है, ठीक है ना। ये आसान फॉर्मूला है, जो पहले लिखवाया था ना वो मुश्किल हो जाता है जब ज्यादा वैल्यूज आ जाए ना, फॉर एग्जांपल 260 या वैल्यूज आ जाए तो 260th रूट लोगे उसका, स्क्वायर मतलब के अंडर रूट लोगे, तो बहुत कंप्यूटेशन क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। और बाकी अंडर रूट का होपफुली ये फॉर्मूला है, आप लोग का टिक कर लो पेज नंबर 63 पे आप लोगों का, तो आप आगे एग्जांपल भी मैं करवा दूंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। कल ये दोनों ना ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कंप्लीट कर लेंगे। आज बस ये देख लो कि स्क्वायर रूट का पता है ना आप लोगों को, अगर अंडर रूट हो 144, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना, पता है ना इस बात का, पावर ये इस तरह से आ जाती है। अगर क्यूब रूट है किसी चीज का तो इसका मतलब क्या है, पावर 1/3। तो ये चीज ऐसे बड़ा नंबर आ जाता है तो उसकी अजीब सी वो बन जाएगी, फॉर्म बन जाएगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप लोग ये लॉग वाला ज्योमेट्रिक मीन जो ज्यादा यूज होता है वो वाला निकाल लेते हैं, एंड में एंटी लॉग, यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया भी हुआ, ठीक है। बाकी आप लोग ना आप घर से इसकी ट्राई कर लेना एग्जांपल्स। एक तो आप लोगों ने दो चीजें करनी है, आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन के सिंपल ये जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया वो करना है, और एग्जांपल दी हुई है वो कर लेना, और साथ में ना ग्रुप को भी करो, ठीक है। ग्रुप की कोशिश करनी है खुद करके लाओ ताकि यहाँ पे टाइम बच सके। ग्रुप में बस फ्रीक्वेंसी की टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है, क्या चीज वही है, बस हमारे पास बस क्या कर रहे थे, समीशन एफ आ जाएगा और लॉग ऑफ एक्स, यानी कि हर वैल्यू का लॉग लेंगे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसीज को उसको मल्टीप्लाई करके सम लेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई करना, और फिर डिवाइडेड बाय समीशन एफ कह देते हैं हम लोग, ग्रुप में एन भी कह सकते हो, समीशन एफ भी कह सकते हो, एक ही चीज है। तो देखो सिर्फ एफ ऐड हो गया, जैसे हमने मीन में नहीं किया था एफ ऐड हो गया था, अब भी इसमें यही होगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने ट्राई करके मुझे बताना है, और आप लोग जो है ना जब काम देती हो ना कोशिश किया करो काम करके रफ सा भी करो, तो आप लोग क्या है उसको कैम स्कैनर से खींच के तो ग्रुप में भेज दिया करो। मैं प्राइवेसी हटा दूंगी लेकिन आप लोगों ने फजूल बातें नहीं करनी, सिर्फ होमवर्क सेंड करने के लिए, ठीक है ना। सबको क्लियर है ये बात, एंड होने वाला है क्लास का टाइम, रीजॉइन करने की
हाँ जी, कल इसको आप लोग ये कर लोगे ना, काफी काम हमारा लाइट हो जाएगा। फिर हार्मोनिक मीन करके इसको जल्दी से खत्म करते हैं ताकि हम रिवीजन कर सकें। ठीक है ना, आगे आसान ही है, सब कुछ आसान है, ठीक है बस ये मैम। कि रिवीजन का टाइम बच जाए ना आप लोगों का, आप लोग की क्यूरीज वगैरह। चलो ठीक है, टाइम वैसे भी हो गया, एंड करने मैम लगी हूँ। मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। मैम मेरी भी चलो अटेंडेंस नहीं लगी। मैंने मेरी भी लगा स्क्रीनशॉट, रहे हैं। खामोश हो जाओ।